नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हीमोडायलिसिस एक्सेस के बारे में। मतलब जब हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया चालू होती है तो उसको चालू करने के लिए एक एक्सेस की ज़रूरत होती है। तो 3 टाइप के एक्सेस होते हैं, मतलब 3 तरीका है। या तो आप टेम्पररी एक्सेस डालें। टेम्पररी एक्सेस मतलब जो थोड़े समय के लिए होता है, तो उसको आप 3 जगह डाल सकते हैं। या तो नेक लाइन जिसको बोलते हैं, आईजीवे लाइन में डाल सकते हैं, या तो सबक्लेवियल लाइन होता है यहाँ डाल सकते हैं, या तो पैर में जिसको बोलते हैं फीमोरल लाइन, उसमें आप डाल सकते हैं। ये जो एक्सेस है इसको बोलते हैं टेम्पररी एक्सेस। तो आज हम बात करेंगे टेम्पररी एक्सेस के बारे में। तो आप समझें कि जब भी पेशेंट हमारे पास एक्यूट इमरजेंसी में आता है, जहाँ पे पेशेंट जो है बहुत एडवांस रीनल फेलियर है या फिर एक्यूट किडनी इंजरी है, जहाँ पे पेशेंट के बाद पहले से कोई फिस्टुला बना हुआ नहीं है, तो वहाँ पे डायलिसिस के लिए हमें एक डायलिसिस लाइन डालने की आवश्यकता होती है। तो ये जो डायलिसिस लाइन है, ये लाइन जो है नॉर्मली अल्ट्रासाउंड गाइडेड या फिर ब्लाइंड जिसको बोलते हैं कि अपने हाथों से फील करते हुए एक वेन में डाला जाता है। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जब हीमोडायलिसिस एक्सेस की बात होती है तो यहाँ पे लोग लाइन जो है किसी से भी डलवा लेते हैं। नॉर्मली ये लाइन जो है किसी ट्रेंड पर्सन, मतलब डॉक्टर से ही डलवाना चाहिए। इसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या फिर जनरल फिजिशियन जो लाइन डालने में ट्रेन होते हैं, आप उन्हीं से ही डलवाया करें। दूसरा बात है कि आप टेम्पररी एक्सेस को बोलते हैं वो कहाँ डालेंगे। तो यहाँ पे अवधारणा है लोगों की कि टेम्पररी एक्सेस जो है गले में नहीं डालना चाहिए, इससे खतरा हो जाता है। तो आपको बताया कि इसको डालने के 3 साइट हैं, एक गला, एक गले के नीचे और एक पैर में। यहाँ पे देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो लाइन जो है पैर में डलवा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको जब लाइन डालना है तो आपका जो फर्स्ट चॉइस होना चाहिए वो होना चाहिए गले का लाइन। जो गले का लाइन होता है वो डालना जो है वो डॉक्टर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो पेशेंट के लिए सबसे कंफर्टेबल चीज़ है। वो इसके 2-3 फ़ायदे हैं। उसमें जो इन्फेक्शन का रिस्क है, उसमें पैर के लाइन या फिर छाती में जो लाइन होता है उससे काफ़ी कम होता है। दूसरा, वो एक लंबे समय तक मतलब 20 दिन, 21 दिन या 1 महीने तक नॉर्मली वो पेशेंट जो है गले के लाइन के साथ डायलिसिस करवा सकता है। तीसरा, उसमें जो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो डायलिसिस होना चाहिए वो एडिक्वेट तरीके से, मतलब पैर के लाइन की अपेक्षा और या फिर छाती में लाइन की अपेक्षा जो है वो उसकी बनिस्बत काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाता है। तो आपका जो फर्स्ट चॉइस होना चाहिए डायलिसिस लाइन में वो गले का लाइन, नेक लाइन या आईजेवी लाइन है, ये होना चाहिए, ना कि पैर का लाइन। हाँ, लेकिन है कि पैर का लाइन क्या हर समय नेक लाइन डालना संभव है? आंसर इज़ नो। अगर पेशेंट की बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है या फिर पेशेंट जो है लेट नहीं पा रहा है, पेशेंट बहुत ओबीस है, पेशेंट का नेक जो है पेशेंट का गला काफ़ी छोटा है, या फिर पहले से पेशेंट को गले में लाइन डली हुई है, तो उन सब परिस्थितियों में, या फिर डालने वाला पर्सन ट्रेंड नहीं है, उन सब परिस्थितियों में पैर में लाइन डला के आप डायलिसिस स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन याद रखें, पैर के लाइन में जिसको बोलते हैं फीमोरल लाइन, उसमें इन्फेक्शन का रिस्क मैक्सिमम है। उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम आप 5 से 7 दिन तक रख सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो पैर का लाइन जो है वो एक डीवीटी एक फिनोमेना है। मतलब जो पैर की नसें बड़ी होती हैं तो उसमें जो थ्रोम्बस जमने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो हो सकता है कि आपकी पैर की जो नसें सूज जाए और वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो अगर आप पैर में लाइन डलवाते भी हैं तो आप क्या करें कि पैर का लाइन जो है 5 से 7 दिन से ज़्यादा ना रखें। और इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आप पेशेंट को चलने फिरने में काफ़ी, क्योंकि ये जांघ के आसपास होता है तो इसको चलने फिरने में तकलीफ़ होता है। और इनफैक्ट आप जब आप शौचालय के लिए जाते हैं तो उस समय भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कोशिश करें कि लाइन नेक में डलवाएं। सबक्लेवियल लाइन भी प्रेफर्ड लाइन नहीं है, उसमें थोड़े मतलब छाती से नीचे उसमें जो लाइन डलती है तो वो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन जैसे नीमोथोरैक्स वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो तीसरी जो सबसे बड़ी अवधारणा यहाँ लोगों की है कि जो पैर का लाइन होता है उसमें एक जिसको बोलते हैं सिंगल लुमेन लाइन, जो यहाँ पे बहुत प्रिवलेंट है आज के डेट में। जो लोग हर बार क्या करते हैं कि हर बार एक लाइन डलवाते हैं और डायलिसिस करा के लेके निकल जाते हैं, वो आज के डेट में एब्सोल्यूट है। उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखता हूँ कि बहुत सारे डायलिसिस सेंटर में लोग उस लाइन को डलवाते हैं और एक डायलिसिस करके चले जाते हैं। उससे इन्फेक्शन का रिस्क और साथ में पैर की नसों के जाम होने का रिस्क मैक्सिमम है, और वो एक सेफ़ तरीका बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग देखते हैं कि सिंगल लाइन पैर में डलवाते हैं और जो रिटर्निंग लाइन है वो एक हाथ में डलवा लेते हैं, वो भी ना करें।
क्योंकि उससे भी क्या होता है कि आपकी डायलिसिस अच्छे से नहीं हो पाती है। तीसरा बात है कि जो संक्रमण का रिस्क काफ़ी बढ़ता है, और तीसरा जो है कि आप जो है बार बार हाथ में नसों को इंजर कर रहे हैं, इसके कारण आपकी बाद में फिस्टुला बनने का जो रिस्क है, फिस्टुला बनने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो टेम्पररी एक्सेस के बारे में कुछ और भी बोलना चाहूँगा कि इसका ख्याल कैसे रखना है। तो इसका ख्याल है कि जब भी आप डायलिसिस करें, डायलिसिस के बाद इसकी रेगुलर ड्रेसिंग होनी ज़रूरी है। नॉर्मल जो ड्रेसिंग होती है, नॉर्मल जो गॉज पीस है, गॉज पीस के लगाकर आसपास के एरिया को स्पिरिट से क्लीन करके उसको सिंपल गॉज पीस के साथ आप उसको चिपका दें। डायनाप्लास्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप गले को हिला डुला सकते हैं, गले को हिलाने डुलाने में कोई परेशानी नहीं हो सकती है, गले को हिला डुला सकते हैं। हाँ, इसको आप छुए ना, या फिर आप इसको इस लाइन का प्रयोग कोई अन्य मेडिसिन देने में, डायलिसिस को छोड़कर किसी अन्य मेडिसिन देने में ना करें। डायलिसिस सेंटर में साफ़ सफाई का नियमित ख्याल रहे, डायलिसिस सेंटर स्वच्छ रहे, और जो बंदा जो लड़का या फिर जो भी डायलिसिस टेक्नीशियन को छू रहे हैं, इसको छूने से पहले अपने हाथों को नियमित तरीके से धोएं, ताकि आपकी जो टेम्पररी डायलिसिस लाइन है वो लंबे समय तक चले। इन सब चीज़ों के बावजूद भी नॉर्मली इन डायलिसिस टेम्पररी एक्सेस की जो गले की लाइन है, इसकी लाइफ 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहती है, और इसमें संक्रमण का रिस्क जो है 20-21 दिन के बाद जो है काफ़ी बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि इस लाइन को आप परमानेंट ना समझें। इसका नाम ही टेम्पररी एक्सेस है। आपको जैसे ये लाइन लगे, आप उसके बाद जल्द से जल्द कोशिश करें कि इस लाइन को या तो परमानेंट, जिसको बोलते हैं परमा कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर आप हाथ में जो फिस्टुला जिसको बोलते हैं एवी फिस्टुला, वो आप जल्द से जल्द बना लें, ताकि इस लाइन को लंबे समय तक ना रखें और आप संक्रमण के रिस्क से बचें। अगेन कहना चाहूँगा, फीमोरल लाइन का इस्तेमाल नियमित रूप से नहीं करना चाहिए, और बार बार फीमोरल लाइन से इन्फेक्शन के रिस्क और पैर में खून का थक्का जमने का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो छोटे छोटे ऑर्बिक्यूल खाएंगे तो उससे थोड़ा जो है आपके बॉडी में जो है प्रोटीन की जो बाकी चीज़ों की जो मात्रा है वो ठीक रहेगी। पापड़, अचार, किसी प्रकार का चटनी, सॉस, गिरीदार फल, नमकीन, चिप्स, पॉपकॉर्न और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, झालमुड़ी, चाट, सी फिश, साथ में सूखी जो यहाँ पे लोग फ़िश फ्राई के तौर पे खाते हैं वो, टमाटो के केचप या फिर सोया चटनी या लहसुन की चटनी या फिर मौसमी का, ये किसी भी प्रकार के इस टाइप की चटनी का इस्तेमाल जो करना है वो वर्जित है। पोटासियम की कुछ और बातें जैसे कि केला का सेवन, फ्रूट जूस, ये सब का सेवन करना वर्जित है। तो रात में लेकिन आप सलाद का मात्रा जो है वो आप सलाद जो है वो ले सकते हैं। और प्रोटीन के बारे में जो एक अपवाद है कि प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट होना चाहिए, मतलब अर्ली स्टेज में थोड़ी प्रोटीन की मात्रा कम कर दें, बट बिल्कुल शून्य नहीं करना। अगर आप शून्य कर देंगे तो आपके बॉडी आप वीक होते जाएंगे, बॉडी की इम्यूनिटी और डाउन होगी, और इन्फेक्शन होने का जो खतरा है, वो संक्रमण का रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको बहुत डिटेल में आपके घर में क्या क्या चीज़ है बनती है और किसमें कितना न्यूट्रिशन है, अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो एक नियरेस्ट डाइटिशियन को पकड़ें और डाइटिशियन को से संपर्क करें, और हर फूड में कितनी ऊर्जा है और कितना प्रोटीन का मात्रा है उसको आप डिफाइन करके आप जो है खाने का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा बात है कि दाल के बारे में लोगों की धारणा है कि दाल बिल्कुल नहीं खाना, ऐसा नहीं है। आप एक टाइम जो है दाल का प्रयोग कर सकते हैं। दाल आप घर में जो, बस ये है कि आप कोशिश करें कि दाल को छौंके ना, छौंकने पे दाल में जो है पोटासियम बढ़ने का रिस्क जो है ज़्यादा रह सकता है। आप उसमें नॉर्मल जो दाल घर की बनी हुई दाल है वो एडिक्वेट मात्रा में आप जो है अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में है कि कार्बोहाइड्रेट जो है आपको एक एडिक्वेट मात्रा में लेना है, लेकिन हाई रिच कार्बोहाइड्रेट चीज़ का प्रयोग, और ऐसा चीज़ जिसमें जैसे कि पिज़्ज़ाज़, जैसे कि बर्गर, इन सब का प्रयोग नहीं करना जो कार्बोहाइड्रेट रिच बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसमें आपके बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांस भी बढ़ते हैं। साथ में साथ बेसिकली वो जो है एडिपोज टिश्यू वगैरह को बढ़ाता है। तो आपको याद रखना है कि आपके बॉडी की क्षति को किए बिना आपकी किडनी को सुरक्षित रखना है, ना कि आपके मसल मास को लूज़ करते हुए बॉडी का किडनी को संभाल के रखना है। दोनों एक बहुत थिन बैलेंस है। आपकी बॉडी भी इम्यूनिटी बूस्ट, बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन रहनी चाहिए, और साथ में किडनी भी सुरक्षित होनी चाहिए। धन्यवाद।